दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, इसराइल, ईरान, जॉर्डन, मिस्र और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की मशरिक़ वुस्ता से जुड़ी हुई बेहद अहम और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज के शो में शुरुआत होती है एक शर्मनाक बयान से। एक तरफ हकीकत, गजा में अब तक 62,000 से ज्यादा मासूमों की लाशें और नस्ल कुशी के इल्जाम झेलता इसराइल का वजीर आजम। दूसरी तरफ तमाशा, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसी नेतन्याहू को वॉर हीरो कहकर सलाम ठोकता है। जिस शख्स पर इंसानियत को कुचलने, बच्चों और औरतों का कत्ल आम करने और नस्ल कुशी का इल्जाम हो, वही शख्स आज अमेरिका की नज़र में वॉर हीरो है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। गजा में अब तक 62,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। और का तो पता भी नहीं कितने लोग हैं। इनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। बस्ती दर बस्ती मलबे में तब्दील हो चुकी है। लोग भूख से मर रहे हैं और दुनिया की अदालतों में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के मुकदमे चल रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सीधा वॉर हीरो का लक़ब दे डाला है। क्या भूखे निहत्ते लोगों को मारने वाला अमेरिका के लिए हीरो होता है? अगर हाँ, तो फिर जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो किरदार उसने क्यों गढ़े हैं, अगर मजलूमों का साथ ही नहीं देना। दरअसल कल रात ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू में नेतन्याहू को लेकर कहा, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ वॉर हीरो, आई गेस आई एम टू। यानी जिस पर इंसानी कत्लेआम का इल्ज़ाम है वही उनका हीरो है, वही अच्छा आदमी है। और वो खुद को भी वॉर हीरो बताने से नहीं चूक रहे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही में मैंने मंत्रमुग्ध हुए दो ही लोगों को देखा है। एक को आप जानते हैं, दूसरे को आप जान रहे हैं। याद रहे दोस्तों, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उसके वजीर दिफा रहे योआव गैलेंट के खिलाफ पिछले साल से ही अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। इनके खिलाफ वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस खुले हुए हैं। और यही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल पर जेनोसाइड का मुकदमा भी चल रहा है। मगर ट्रंप ने इन तमाम इल्ज़ामात और वारंट्स को हवा में उड़ाते हुए कहा कि नेतन्याहू पर मुकदमे महज सियासी चालें हैं, नेतन्याहू तो वॉर हीरो है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमेरिकी फौज के उस हमले की भी तारीफ की जिसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की गई थी। ट्रंप ने फख्र से कहा, हमने ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह कर दिए। दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिकी डेमोक्रेट्स को गाली देते हुए सीनेट लीडर तक चक शूमर तक को पैलेस्टीनियन सेनेटर कह डाला। यानी फ़लस्तीन के हक़ की कोई बात करे तो फ़लस्तीनी हो जाएगा, अमरीकी नहीं रहेगा। क्या बात है। यानी एक तरफ दुनिया इंसाफ के लिए अदालतों में दस्तक दे रही है, लाशों के ढेर गवाही दे रहे हैं, बच्चों के खून से गजा की मिट्टी सुर्ख हो चुकी है, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बैठा सबसे ताकतवर मुल्क का सरबराह एक ऐसे शख्स को वॉर हीरो बना रहा है जो दरअसल वॉर क्रिमिनल है। यह नज़रिया ही बताता है कि अमेरिका का फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का नज़रिया और तकाजा क्या है, कैसा है। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस नेतन्याहू को वॉर हीरो बताया, ऑस्ट्रेलिया ने उसी नेतन्याहू को कातिल और घमंड में चूर विलन करार देकर आईना दिखा दिया। और कीजिए, ये काम कोई सुपर पावर मुल्क नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्ग ने साफ कहा, ताकत का पैमाना ये नहीं कि आप कितने लोगों को उड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, या कितने बच्चों को भुखमरी में छोड़ सकते हैं। असली ताकत वो है जो इंसानियत के साथ खड़ी हो। क्या बात कह दी, क्या शर्मसार किया है पहले से ही शर्मसार इंसान को जिसके पास कोई शर्म नहीं। दरअसल इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल के एक कट्टरपंथी एमपी सिमखा रोथमैन को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, नेतन्याहू तिलमिला उठा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ को कमज़ोर बता दिया और यहूदियों से गद्दारी करने वाला तक कह डाला। लेकिन टोनी बर्ग ने नेतन्याहू को उसी की ज़ुबान में जवाब देते हुए याद दिलाया कि गजा की जंग में इसराइल ने अब तक हज़ारों मासूमों को मौत के घाट उतारा है और लाखों को भूख और तबाही में धकेल दिया है। तो हमें कोई ये ना बताए कि नफ़रत में उठाए गए कदम क्या होते हैं। तुम जो यहूदी विरोध की बातें कर रहे हो, ज़रा देखो पूरी दुनिया में तुम्हारी मुखालफत हो रही है और तुम्हारे ऐब क्या हैं, तुम्हारे कारनामे क्या हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने भी नेतन्याहू की बेतुकी बयानबाजी को ठुकराते हुए कहा, मैं ऐसे पर्सनली नहीं रहता, है कौन वो, लेकिन मैं हमेशा इसराइल से पूछता हूं कि तुम्हारा सियासी हल क्या है, बम बरसाना ही आखिरी रास्ता है क्या। क्या बात कही एल्बनीज ने। यानी एक तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप हैं जो नेतन्याहू को वॉर हीरो बताकर शाबाशी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि कत्लेआम से ताकतवर नहीं बना जाता बल्कि कत्लेआम शर्मसार करवाता है, और तुम्हारे पास तो शर्म थी ही नहीं कभी से। नेतन्याहू और इसराइल को शर्मसार करने में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आगे नहीं रहा, फ्रांस ने भी नेतन्याहू को शर्मिंदा करने वाला बयान दिया है और कहा है कि हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं, न तुमसे सीखने आए हैं। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जब फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों पर यहूदी विरोध यानी एंटीसेमिटिज्म भड़काने का इल्ज़ाम लगाया तो पेरिस से भी सख्त जवाब आया। कहा, सुनो भाया, फ्रांस के यूरोपीय मामलात के वजीर बेंजामिन हद्दाद ने कहा, ये एक ऐसा मसला है जिसे सियासी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए, बेहद सख्त होना चाहिए, और फ्रांस को यहूदी विरोध के खिलाफ लड़ाई में किसी से सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। हद्दाद ने साफ किया कि एमैनुअल मैक्रों उनकी हुकूमत हमेशा से एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ मजबूत और कमिटेड रहे, लिहाजा तुम लाला हमें मत सिखाओ। लेकिन ये बयान आया क्यों? दरअसल नेतन्याहू ने एमैनुअल मैक्रों को एक खत लिखा था जिसमें मैक्रों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो फ़लस्तीन की इंटरनेशनल शिनाख्त, इंटरनेशनल पहचान की हिमायत करके फ्रांस में यहूदी विरोध को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही नेतन्याहू ने मैक्रों को 23 सितंबर यानी यहूदियों के नए साल तक एंटीसेमिटिज्म पर काबू पाने की डेडलाइन भी थमा दी। याद रहे दोस्तों, एमैनुअल मैक्रों सबसे पहले ऐलान कर चुके हैं कि सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान फ्रांस फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा, एक आज़ाद फ़लस्तीन के तौर पर। यही शोले लग गए, यही लूका लग गया है इसराइल के। और नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, हर किसी के प्रीमियर से, प्राइम मिनिस्टर से अनाप शनाप अंट-शंट बयानबाजी करके बदतमीजी कर रहा है। बढ़ते आगे, इसराइल और हमास के बीच 60 दिन की जंगबंदी और कैदियों की अदला बदली पर नई हलचल मच गई है। गजा में लगातार बमबारी और तबाही के बीच अब एक सीज़ फायर डील की बातें फिर से तेज़ हो गई हैं। 2 इसराइली अफसरों ने माना है कि इसराइल इस वक्त हमास की उस पेशकश पर गौर कर रहा है जिसमें 60 दिन का सीज़ फायर और गजा में कैद आधे इसराइली होस्टेजेस की रिहाई शामिल है। इसकी बाबत सबसे पहले कल हमने आपको खबर दी थी, लेकिन दिक्कत ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक सारे होस्टेजेस रिहा नहीं होते तब तक जंग खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो 10 जिंदा और 18 मारे गए इसराइली होस्टेजेस को छोड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि 200 फ़लस्तीनी कैदी जिनमें औरतें और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं वो इसराइल की जेलों से रिहा किए जाएं। मिस्र और कतर के ज़रिए चल रही इस बातचीत में अमेरिका की पैठ भी आगे बढ़ाई जा रही है, यानी अमेरिका को भी मजबूती से, जाहिर सी बात है उसके बिना सीज़ फायर नहीं हो सकता, मैं फिर कह रहा हूँ, तो उसे भी शामिल किया जा रहा है, उसकी बात भी मजबूती से रखी जा रही है। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्सपर्सन है माजिद अल अंसारी, उन्होंने कहा है कि 60 दिन का सीज़ फायर महज एक टेम्पररी ठहराव नहीं होगा बल्कि इससे जंग पूरी तरह ख़त्म करने का रास्ता भी निकलेगा। अगर ये डील होती है तो इसमें एक और अहम बात शामिल है, इसराइली फ़ौज का गजा से कुछ थोड़ा बहुत वापसी करना, यानी वो इलाका जिस पर आज इसराइली फ़ौज 75% कब्ज़ा कर चुकी है, वहाँ से कुछ हिस्सों से वापसी होगी। गजा के 22 लाख लोगों तक इंसानी मदद पहुंच सकेगी, वो मदद जो इस वक्त मतलब सूखे जैसे हालात से गुजर रहे लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला है। फ़िलहाल नेतन्याहू कैबिनेट में इस मसले पर 2 दिनों में एक बड़ी मीटिंग होनी है। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल सियासी ज़िद छोड़कर इस तबाह होते इलाके को सांस लेने देगा या फिर गज़ा पर मौत की बरसात जारी रखेगा। वैसे भी फ़लस्तीन, फ़लस्तीनियों, गज़ा, इन सब से इसराइल को कोई लगाव नहीं, ये तो उसके होस्टेजेस हैं जो वो बार बार बात कर रहा है या डील की मेज़ पर जाता तो है, कबूल करे ना कबे। अगर ये होस्टेजेस ना होते और ना हो तो फिर जो सोच रखा है इन्होंने वही करेंगे गज़ा और फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के साथ। खैर, बढ़ते आगे, क्या हमास अपने हथियार मिस्र को सौंप देगा? ये सवाल और ये खबर महज एक झूठ है जिसे जमकर फैलाया गया।
मिस्र के सोर्सेज ने मंगल को इसराइली मीडिया के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि कायरो ने यानी मिस्र ने सीज फायर अरेंजमेंट के तहत हमास के हथियार इजिप्ट को सौंपने की शर्त रखी है या बात कही है। कायरो न्यूज़ से बात करते हुए इन सोर्सेज ने साफ किया कि इजिप्ट और कतर का जॉइंट प्रपोजल जिसे हमास ने भी कबूल किया है उसका असल मकसद गजा में 60 दिन का सीज फायर सिवाय इसके और कुछ नहीं। सोर्सेज के मुताबिक परमानेंट ट्रूस पर बातचीत उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन ये टेम्पररी एग्रीमेंट लागू होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये प्लान जिसे यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी हासिल है रीजन में लास्टिंग स्टेबिलिटी की फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए बनाया गया है। इस तरह की खबरें अक्सर इसराइल की तरफ से प्लांट की जाती है ताकि मुसलमानों के दो धड़े आपस में उलझते रहें। आप यकीन मानिए उर्दू नामों से कई वेबसाइट्स, कई अखबार, हमारे हिंदुस्तान का भी एक उर्दू का बड़ा अखबार और कई एक्स अकाउंट्स, इन सब के पीछे मोसाद का हाथ है और हमारे यहाँ वाले मोसाद का भी। हाँ, उनका पैसा है। ख़ास तौर से मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ और जो कमेंट्स करने आते हैं उनमें भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं। तो ये चाहते ही हैं कि इस कौम के बीच फ़िरक़ों के नाम पर इख्तिलाफ होता रहे। मिस्र ने क्लियर कर दिया। क्या हमास मिस्र के साथ अपने हथियार सरेंडर करने पर राज़ी होकर हाँ कह देता सीज़ फायर को? नहीं। इसलिए बोलने से लिखने से पहले सोचा करें क्या ये मुमकिन है। कहीं मैं लिख के बेवकूफ़ तो साबित नहीं हो जाऊँगा। इसराइल का प्रोपेगेंडा मेरे चैनल पर क्या दूसरे चैनल्स पर, पूरे सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे हैं, वो अब भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे क्योंकि उनको काम ही ये दिया गया है, इसका नहीं दिया गया है और मैं इसके लिए हूँ। सब एक साथ बढ़ते आगे। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि 60,000 IDF रिजर्विस्ट टू बी कॉल्ड अप इन कमिंग डेज अहेड ऑफ गजा सिटी टेक ओवर प्लान। गजा सिटी को टेक ओवर करना है, उसके लिए आने वाले दिनों में 60,000 रिजर्विस्ट फौजी मंगाए जाएंगे। कल तक ये मांग थी 80,000 से 1 लाख की। आज का मिस्ट्री हो गई क्योंकि इसराइल के पास फौजियों का ही टोटा है, हाथ में लोटा है। रात ही हमने आपको बताया था कि ये लोग बाहर रहने वाले यहूदी जो जिनकी इसराइली शिनाख्त भी नहीं है उन्हें पोट रहे हैं कि भाई आ जाओ लड़ाई लड़ लो यार, क्योंकि इनके पास फौजी नहीं है और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तो छोड़ कर भाग रहे हैं। मेरा ख्याल 1,500 ऐसे रंगरूटों की तलाश है जो भाग गए। तो बड़ा, लेकिन ये गजा सिटी को टेक ओवर करने के लिए बहुत बड़ा फौजी जमावड़ा चाहिए होगा। जब फौज ज़्यादा होगी, बंदूकें ज़्यादा होंगी, गोलियां ज़्यादा चलेंगी, तबाही ज़्यादा होगी, क्या होगा पता नहीं। लेकिन उससे पहले कोशिशें सीज़ फायर की जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये सारे बयान देकर कहीं ना कहीं इसराइल भी एक तरफ से धमकी दे रहा है, देखो हम इतने फौजी बुला रहे हैं, चलो डील कर लो, मान लो, क्योंकि उसे भी पता है कि इसमें होस्टेजेस की जान जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर यकीन मानिए कि एक सियासी भूचाल तो आ जाएगा। आप यकीन मानिए हुकूमत गिर जाएगी इसराइल की, और नहीं गिरी तो अगला इलेक्शन करवा ली नेतन्याहू की सीटें आधे से भी कम हो जाएंगी, उनकी पार्टी लिकुड की। खैर, बढ़ते आगे। प्रेस टीवी ने भी कुछ ऐसी हेडलाइन दी है कि इसराइल प्रिपेयरिंग टू अनलिश थाउजेंड्स ऑफ रिजर्विस्ट ऑन गजा सिटी, कि इसराइल हज़ारों रिजर्विस्ट फौजियों को गजा में उतारने वाला है और हमास ने कहा है कि नेतन्याहू एथनिक क्लिनजिंग करना चाह रहा है, इसलिए ये प्लान बनाया गया है। IDF ने अनाउंस किया है कि हमास के जो नुकबा कमांडर थे उनको उन्होंने मार गिराया है और 7 अक्टूबर के हमले में ये शख्स शामिल थे और इनका ये फ़ोटो है मोहम्मद नाइफ अबू शमाला। ये बताया जा रहा है कि मजबूत हाथ थे और मान लेना चाहिए जब भी IDF या इसराइल कोई दावा करे, कोई धमकी दे तो उसे सीरियसली लेना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और अभी अनस अल शरीफ को भी उन्होंने, जो अल जज़ीरा के रिपोर्टर थे, उन्होंने मार के सबसे पहले ही जो है वो जानकारी दी थी। हाँ, सीरिया और इसराइल के बीच बैठक हुई है पेरिस में, सरहदों को लेकर, बफर जोन को लेकर या किन चीज़ों को लेकर अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि अल अरेबिया इंग्लिश की इस खबर में खबर ही सिर्फ 3 लाइन की है या 3.5 लाइन की है कि यहाँ पर जो है सीरिया के जो इंटरनेशनल अफेयर्स, सीरिया स्टेट न्यूज़ एजेंसी, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें जो डी एस्केलेशन को लेकर, नॉन इंटरफ्रेंस को लेकर कई चीज़ें बात हुई हैं। मतलब आप ये टेंशन ख़त्म करनी होगी और इंटरफेयर बंद करना होगा। क्या इसको लेकर मजबूती से सीरिया बात कर सकता है? पता नहीं, जब तक पीछे कोई चौड़ ना खड़ी हो। फिलहाल ईरान और आर्मेनिया ने 10 कॉपरेशन डील्स जो हैं वो साइन की हैं। पेज़ेश्कियान जो हैं वो येरेवन की विज़िट पर हैं
اور یہ ایک اچھی ڈیل ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو رات ہی بتایا تھا دونوں نے ٹرمپ کوریڈور کے جواب میں جو ایک اور کوریڈور ان کا تھا اسے اور ایکسپینڈ کرنے اور مضبوطی سے اس کا استعمال کرنے کا جو ایک نئی ڈیل کی ہے, اس سے جو ہے کچھ جیو پولیٹکس اس علاقے میں ضرور بدل رہی ہے. مسعود پزشکیان ابھی اور کیا کچھ کرتے ہیں آرمینیا میں, جب وہ ڈیٹیلز آئیں گی ایران سے زیادہ نہیں آئیں, اس لیے ہم آپ کو بتا نہیں پائیں گے, آگے ہی بتائیں گے. 27 مسلمانوں کو نائجیریا کی مسجد میں قتل و غارت کر کے شہید کر دیا گیا. بندوق لیے ہوئے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر نارتھ سینٹرل نائجیریا میں جب فجر کی نماز کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے تھے, ان پہ گولیاں چلائیں اندھا دھند اور 27 نمازیوں کو قتل کر ڈالا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی یہ نہیں دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. رشیا کے جو ولادیمیر پوتن ہے صدر, انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی اپنی میٹنگ کے بارے میں بیورا دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے ایران کی بھی جو میٹنگز ہوتی تھیں, سیز فائر بھی ہوا, اس کے سب کو سعودی عرب سمیت سب کو وہ فون کر کے بیورا دیتے ہیں کہ یہ ہوا. تو پریزیڈنٹ کے آفس سے فون گیا تھا, اور خاص طور سے اپنے جو پارٹنرز ہوتے ہیں یا جن سے اچھی دوستی ہوتی ہے انہیں ڈیٹیل دی جاتی ہے. جارڈن کے کنگ عبداللہ نے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سیریا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے, ان کی جو علاقائی خود مختاری ہے, ہم اس کے حق میں تھے, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر اسرائیل کا کوئی منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کے تحت فلسطین یا اسرائیل کو سیریا کو قبضانے کا, سیریا کے علاقے قبضانے کا, تو ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کے علاوہ اب آپ اور کیا کر سکتے ہیں پتہ نہیں. سوڈان میں 1575 نئے کولرا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ایک ہفتے میں 22 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. ابھی 1 لاکھ سے اوپر لوگ انفیکٹڈ ہیں یہ بتایا جا رہا ہے, یا انفیکشن کے کیسز ٹوٹل اتنے ہیں. تو غریب ملکوں کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہائیجین کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور دوائیں نہیں ہوتی, لہٰذا وہاں پر بیماریاں وبا یہ زیادہ پھیلتی ہیں. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں. میں کوشش کروں گا اب سے ہر کسی چیز میں آپ کو کچھ نیا بتا سکوں, مطلب کچھ آپ کے فائدے کا. تو بھئی ہاتھ اچھے سے جھاگ سے کریں, کیونکہ آج کل کا جو وائرل ہے وہ کورونا کی طرح پھیل رہا ہے. ہر گھر میں نزلہ, زکام, بخار. میرے گھر میں میری والدہ کو بھی دوبارہ جب آئی سی یو میں ایڈمٹ کروایا گیا تو انہیں 3 دن بعد پھر دوبارہ آئی سی یو گئیں اور ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ ہیں. 3 دن آئی سی یو میں رہنے کے بعد تو انہیں بھی نیمونیا ہو گیا تھا. پہلے دوسرا مسئلہ تھا. تو بچیں اور ہاتھ خوب اچھے سے دھوئیں. اگر نزلہ کھانسی ہو گیا ہے تو 3 دن میں ہو جائے ٹھیک, تو ورنہ اس کے بعد آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں, خوش رہیں.